प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग कक्षा द्वादश हिंदी की गद्य विधा के अंतर्गत रिपोर्ताज नामक विधा को यहाँ पर पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि हिंदी गद्य में बहुत सारी विधाएं होती हैं, जैसे कि निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा, वृत्तांत, बहुत सारी इस प्रकार से विधाओं में हिंदी गद्य साहित्य को लिपिबद्ध करने का प्रयास हमारे हिंदी के लेखकों ने किया है। उसी के अंतर्गत आज हम लोग अपनी जो गद्य की पुस्तक हमारी चलती है इंटरमीडिएट की कक्षा 12 की हिंदी की, उसमें ये रिपोर्ताज नामक विधा है। रिपोर्ताज प्रकरण को हम लोग पढ़ेंगे और अब देखते हैं कि रिपोर्ताज नामक विधा के शीर्षक क्या है और इसके लेखक क्या है। तो देखिए, ये जो हमारा शीर्षक है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, यह शीर्षक हमारा हिंदी गद्य साहित्य के रिपोर्ताज नामक विधा के अंतर्गत है। बच्चों, ये ध्यान देना होगा जब आप संदर्भ प्रसंग लिखेंगे तो यह रिपोर्ताज विधा के अंतर्गत का एक लेख है और इस लेख के जो लेखक हैं वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम जब पढ़ते हैं अपनी पुस्तक को तो हम देखते हैं कि कोई भी शीर्षक, कोई भी लेख पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं और हमारे पुस्तक में लेखक के बारे में लिखा रहता है। तो उसी कड़ी में हम सबसे पहले अपने लेखक के बारे में देखिए जानने की कोशिश कर लेते हैं। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि हमारे लेखक का परिचय क्या है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का, प्यारे बच्चों, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 29 मई 1906 को हुआ था। 29 मई 1906 को इनका जन्म हुआ था। 29 मई 1906 को कन्हैयालाल मिश्र का जन्म देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा इन्होंने संस्कृत पाठशाला विद्यालय खुर्जा बुलंदशहर से कर रहे थे। कहा जाता है कि प्रारंभिक शिक्षा इनकी ठीक से नहीं हो पाई थी। उसके बाद ये खुर्जा के संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले आए, लेकिन बीच में ही कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने अपनी परीक्षाओं को छोड़ दिया। ये अपनी परीक्षा नहीं कर पाए, परीक्षा नहीं दे पाए और इसी बीच में देश में जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, तो ये स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में शिक्षा छोड़ करके कूद गए, शिक्षा छोड़ करके आंदोलनकारी बन गए। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनके जो कृतित्व की प्राप्ति होती है, इन्होंने कई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कि रेखा चित्र जो हिंदी गद्य विधाएं, हिंदी की जो गद्य विधाएं हैं, हिंदी की जो प्रकीर्णिकाएं हैं, उसमें रेखा चित्र के अंतर्गत नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, लघु कथा के अंतर्गत आकाश के तारे, धरती के फूल, संस्मरण के अंतर्गत दीप जले, शंख बजे और हिंदी ललित निबंधों के अंतर्गत भी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने अपनी लेखनी चलाई है। और क्षण बोले, कंठ मुस्कुराए, बाजे पायलिया के घुंघरू, ये सब इनके ललित निबंध हैं। संपादन में भी नया जीवन, विकास नामक समाचार पत्रों का इन्होंने संपादन किया है। इनकी शैली भावात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली एवं विचारात्मक, यानी भाव, वर्णन और विचार प्रमुख इनकी शैली रही है। इस शैली के अंतर्गत कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने अपनी लेखनी को चलाई है। साहित्यिक विधा के रूप में निबंधकार, संपादक, लघु कथाकार, पत्रकारिता, रिपोर्ताजिता आदि इनकी विधाएं हैं। भाषा वैशिष्ट्य में भाषा का सहज एवं स्वाभाविक स्वरूप है। बच्चों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भाषा हमारी सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए। जितनी हमारी भाषा सहज और स्वाभाविक होगी, उतना ही लेख हमारा लोकप्रिय होता चला जाएगा। तो कभी भी लेखन शैली में इसका पूर्ण ध्यान करना चाहिए। कर्मस्थली के रूप में देखिए, राष्ट्र सेवा हेतु संपूर्ण जीवन इनका समर्पित था, अर्थात ये माँ भारती की सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर दिए थे। ऐसे हिंदी के महान सपूत, ऐसे हिंदी के महान विचारक, ऐसे हिंदी के महान लेखक की मृत्यु 9 मई सन 1995 ईस्वी में
हो गई। अर्थात कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 29 मई सन 1906 में तथा मृत्यु 9 मई सन 1995 ईस्वी में हो गई। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जब इतना देख लिए, आप लोगों को इतना ज्ञान हो गया, तो निश्चित रूप से अब इनके बारे में, इनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनकी साहित्यिक गतिविधियों के बारे में आप पूर्ण रूप से अवगत हो गए होंगे और आप इनको लिपिबद्ध कर लेंगे। अब हम आते हैं अपने शीर्षक पर, जो हमारा शीर्षक है रावट नर्सिंग होम में। आप इस शीर्षक को देख करके आपको स्वतः ये ज्ञान हो जाता होगा कि रावट नर्सिंग होम में ये अपने आप में यह कुछ बताता है कि कोई रावट नर्सिंग होम है जिसके अंतर्गत कोई घटना घट रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का कहना है, मुख्य रूप से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि मैं एक बार यात्रा करने के लिए अपने इंदौर में, भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर नामक नगर में अपने किसी मेहमान रिश्तेदार के यहाँ गया था। मैं उनका अतिथि था, मैं उनका मेहमान था, लेकिन तभी वो बीमार पड़ गए और जब वो बीमार पड़ गए तो उनको लेकर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसी अस्पताल का नाम था रावट नर्सिंग होम में, यानी उस अस्पताल का नाम था रावट नर्सिंग होम। उस रावट नर्सिंग होम में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि जब मैं उस अपने रोगी को लेकर के गया तो मैंने वहाँ का क्या दृश्य देखा। वहाँ की जो मदर थी, वहाँ के जो डॉक्टर थे, वहाँ के जो सिस्टर थी, उनका व्यवहार रोगियों के प्रति कैसा था, उसका भाव हमको देखने को मिला। और उसी भाव को, उसी विचारों को, वहाँ के वातावरण को यह लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी अपनी लेखनी से रिपोर्टाज नामक विधा में लिपिबद्ध कर दिए हैं और उसी का अध्यापन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने अपने इस रिपोर्टाज में विश्व प्रसिद्ध समाज सेविका, ध्यान दीजिएगा, विश्व प्रसिद्ध समाज सेविका मदर टेरेसा के महान एवं उदार चरित्र की झांकी प्रस्तुत की है। महान एवं उदार चरित्र की झांकी प्रस्तुत की है। इंदौर के रावट नर्सिंग होम में प्रभाकर जी का मदर टेरेसा से साक्षात्कार हुआ था। साक्षात्कार की छोटी सी कालावधि में ही प्रभाकर जी ने यह जान लिया कि जाति एवं राष्ट्र के संकुचित भाव से ऊपर उठ के एक महान मानवीय और सार्वकालिक धरातल पर उनका अवस्थित था। नर्सिंग होम में मदर टेरेसा के साथ लेखक ने सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड को भी देखा, जो कि जर्मनी की रहने वाली थी, जबकि मदर फ्रांस की रहने वाली थी। जर्मनी के हिटलर ने फ्रांस को पददलित किया था, इसलिए दोनों स्त्रियों को साथ देकर लेखक को थोड़ा आश्चर्य हुआ और जब इस संबंध में उसने मदर से प्रश्न किया तो उनके उत्तर ने लेखक को निरुत्तर कर दिया और यह सोचने पर विवश हो गया कि मनुष्य ने व्यर्थ ही स्वयं को चारों ओर से जाति, क्षेत्र, धर्म आदि के दायरों में कैद कर रखा है। यदि उसे सही अर्थों में मनुष्यत्व को प्राप्त करना है तो इन दायरों से बाहर निकलना होगा। इस गद्यांश को पढ़ करके ये भाव ज्ञात हुआ प्यारे बच्चों कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी रावट नर्सिंग होम में जब गए तो वहाँ पर अपने रोगी के सेवा भाव में अपने रोगी को लेकर के जब गए तो मदर टेरेसा नाम की एक सेवा की महामूर्ति उनको दिखाई दी और उनके साथ में ये क्रिस्ट हेल्ड नाम की भी सेवा कर्त्री वहाँ पर उपस्थित थी, दिखाई दी। यानी दोनों ही सिस्टर थी और दोनों ही सिस्टरों के जीवन का परम ध्येय, परम उद्देश्य, परम कर्तव्य मानव जाति की सेवा ही करना था। एक फ्रांस की रहने वाली थी तो एक जर्मनी की रहने वाली थी और दोनों देखे, उन्होंने कहा कि मदर टेरेसा के महान उदार चरित्र की झांकी प्रस्तुत की गई। तो उन सेवा ही जीवन का जिनके सब कुछ श्रेष्ठ कर परम लक्ष्य था, इसलिए उनके जीवन की वो महान झांकी थी, महान स्वरूप देखने को मिला। एक फ्रांस की, एक जर्मनी की थी, दोनों देश अलग अलग देश के थे, फिर भी उनके जीवन का जो सेवा व्रत था वो भारत में था, सेवा कर्मस्थली जो थी वो भारत में थी और पूरा जीवन ही मनुष्य जाति के लिए समर्पित था। इसलिए अब यहाँ पर लेखक ये कह देना चाह रहा है कि मनुष्य का लक्ष्य अगर ऊंचा हो तो कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, वर्ग, देश की सीमाएं उसको नहीं बांध सकती हैं और मनुष्य अगर इन सीमाओं में बंधता है तो निश्चित रूप से वह उसकी अज्ञानता का परिचय होता है। जो बड़ी प्रतिभाएं होती हैं
उनको कोई भी प्यारे बच्चों किसी जाति धर्म की संकीर्णताओं में, देश की सीमाओं में संकीर्णताओं में नहीं बांधा जा सकता है। जैसा कि कहा गया है कि राजा स्वदेशी पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात कोई राजा होता है तो उसकी अपने देश में ही पूजा होती है, लेकिन कोई विद्वान हो जाता है, कोई सेवाकर्मी हो जाता है, कोई सेवाभावी हो जाता है तो पूरा संसार ही उसकी पूजा करता है, क्योंकि उसका जो व्रत है, उस संकल्प है, वो देश काल जात की सीमाओं से परे है। ऐसा इस गद्य को पढ़ करके देखने को मिल रहा। अब देखिए आगे वो कह रहे हैं कि कल तक जिनका मैं अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया हूँ, क्योंकि मेरी अतिथिया अचानक रोग की लपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रावण नर्सिंग होम में लाना पड़ा। यह सितंबर 1951 की घटना है। अब वो कह रहे हैं कि कल तक मैं जिनका अतिथि था, जिनका मेहमान था, आज वो रोगी हो गई हैं और उनको लेकर के मैं रावण नर्सिंग होम में उपस्थित हो गया हूँ। यह घटना रावण नर्सिंग होम इंदौर नामक शहर में है और ये घटना सन 1951 की है। उनका कहना है कि रोग का आघात पूरे वेग में, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा कि हम सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि विशिष्ट धवल में आच्छादित एक नारी कमरे में आ गई। देह उनकी कोई 45 बसंत देखी, हिम वर्ण श्वेत अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा और सुता सदा। यहाँ पर रावत नर्सिंग होम में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कह रहे हैं कि जब मैं अपने रोगी को लेकर के अस्पताल में गया, अस्पताल में मेरा रोगी भर्ती हो गया, तभी एकाएक कमरे में किसी का प्रवेश होता है और जिसका प्रवेश होता है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो विशिष्ट धवल से आच्छादित थी, सफ़ेद वस्त्र को पहन रखी थी और उन्होंने प्यारे बच्चों 45 बसंत देखा। 45 बसंत का क्या मतलब था? 45 बसंत का मतलब 45 वर्ष की उम्र थी, क्योंकि एक वर्ष में एक ही बसंत आता है और 45 बसंत देख लिया तो 45 वर्ष की उम्र थी। रंग, वर्ण का मतलब रंग, वर्ण से प्राय यहाँ रंग से है। वर्ण उनका हिम सफ़ेद था, श्वेत था और अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा, सुता और सदा। शरीर में लालिमा थी, गोरांग, रक्त युक्त शरीर और 45 वर्ष की उम्र, कद काटी, सुता और सदा, बिल्कुल नपीतुली। लंबा मुँह अच्छा नहीं। वो जब रोगी के पास जाती हैं तो सीधे कहती हैं कि रोगी के पास कोई अगर बैठा रहे तो लंबा मुंह लेकर के न बैठा रहे, अगर उदास मुंह लेकर के न बैठा रहे। वो लंबा मुंह अपने आप में एक मुहावरा है, लंबा मुंह लेकर के न बैठा रहे, उदास होकर के न बैठा रहे, क्योंकि रोगी के पास उदास मुंह अच्छा नहीं लगता है। बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। आते ही उन्होंने कहा, भाषा सुथरी, उच्चारण साफ, स्वर आदेश का, पर आदेश न अधिनायक का न अधिकारी का, पूर्णतया माँ का, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में। उन्होंने कहा जो कि रोगी के पास लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता है, इसमें कोई उन्होंने आदेशात्मक डिक्टेटरशिप, तानाशाही का आदेश नहीं दिया, बल्कि प्यार का एक आदेश दिया। और वो प्यार जो था वो माता की तरह था, जैसे उसके हाथ में शिकंजा भी होता है और प्यार करने के लिए गोद भी होता है। इस प्रकार से प्रेम से रोगी की सेवा कर रहे जो भी लोग थे उनको उन्होंने समझाया। हाँ, वह माँ ही थी, होम की अध्यक्षा मदर टेरेजा, मातृभूमि जिसकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत, उभरती तरुणाई से उम्र की ढलाव तो रोगियों के सेवा में लवलीन। आगे वो बता रहे हैं कि वो जो मदर आई थी प्यारे बच्चों, मदर कोई और नहीं थी बल्कि मदर टेरेजा ही थी, जिसका जन्म फ्रांस में हुआ था, लेकिन कर्मभूमि उसकी भारत की थी। और जीवन की तरुणाई से लेकर के, यानी युवावस्था से लेकर के बाल्यावस्था से लेकर के अब तक जिन्होंने केवल सेवा का ही संकल्प ले चुका है, सेवा में ही उनकी उम्र ढलती हुई चली जा रही है। उन्होंने रोगी के दोनों म्लान कपोल, अपनी चांदनी, म्लान कपोल मुरझाए हुए गाल, अपनी चांदनी चर्चित हाथों से, सफ़ेद, जैसा कि अभी कहा गया कि उसका रंग सफ़ेद था मदर टेरेजा का, स्वच्छ थी, गौर वर्ण की थी, इसलिए चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए तो उसके सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खिंचाई और मुझे लगा कि वातावरण का कुछ गम कम हो गया। इस प्रकार से वातावरण जो अभी दुख में डूबा हुआ था वो अब थोड़ा सा आनंदमय हो गया, सुखमय हुआ, ऐसा वहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी को दिखाई दिया। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। तभी एक डॉक्टर कमरे में आता है और डॉक्टर को देखते हुए सिस्टर कहती हैं कि डॉक्टर तुम्हारा जो रोगी दुख से दुखी हो रहा था, अब वो हंस रहा है। डॉक्टर कहता, हाँ मदर,
जो तुम हो ना, जहाँ तुम रहती हो वहाँ रोगी स्वयं ही स्वस्थ हो जाता है और हंसने लगता है। योगक्षेम पर 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लगा सकती हो, वही पीड़ितों के तड़पते जीवन से हंसी बिखेर सकती है। यानी जिसने अपना जीवन रोगियों के लिए समर्पित कर दिया, वही ऐसी मदर होगी, महान मदर होगी, जो कि रोगियों में हंसी बिखेर सकती है। तीसरे पहर का समय थर्मामीटर हाथ में लिए यह आई मदर टेरेसा और उनके साथ एक नई व्यक्ति, उसी विशिष्ट धवल वेश में, गोरे और आकर्षक। हाँ, वह गौर और आकर्षक और उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल। यूँ कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी को धूल में पिलोकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। रूप और स्वरूप का एक दैवी सांचा भी वह लड़की। उसका क्रिस्ट हेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी। उसका नाम क्रिस्ट हेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी। कहते हैं कि जब तीसरे पहर का समय आया तो तभी मदर टेरेसा के साथ एक और युवती प्रवेश करती है, जिसका नाम क्रिस्ट हेल्ड है तथा जिसकी जन्मभूमि जर्मनी है, लेकिन सेवा भूमि उसकी भारत है। कह रहे हैं यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कि उसके बारे में मैं क्या कहूँ, कितना वर्णन कर सकता हूँ, यह स्पष्ट रूप से तो नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन विशिष्ट धवल में थी और चांदनी को जैसे दूध में डाल करके निकाल लिया गया हो, तब जैसा चाँद का रंग होगा, ठीक उसी प्रकार से उसके शरीर का रंग था। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि शायद चांदनी को दूध में घोल करके निकाला गया हो। तो वो जो दूसरी सिस्टर थी उसका नाम था क्रिस्ट हेल्ड और वो जर्मनी की रहने वाली थी। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की द्विता क्रिस्ट हेल्ड एक साथ। अब देखिए, दो देशों की, एक देश फ्रांस की रहने वाली मदर टेरेसा और जर्मनी की रहने वाली क्रिस्ट हेल्ड, दोनों अलग अलग देशों की होते हुए भी अपने सेवा के कर्मस्थली को, भारत को चुना है। कितनी महान बात है। उसी को लेखक यहाँ पर व्याख्यायित कर रहा है कि द्विता क्रिस्ट हेल्ड एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस, दोनों का एक लक्ष्य है, सेवा केवल। तुम्हारा देश महान है, जो युद्ध के देवता क्रिस्टल को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारी जैसी सेवा बालिका को भी। मैंने उससे कहा तो दर्प से दीप्त वह स्टैचू हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से ठोक कर बोली, यस यस। हमने कहा कि देखो, तुम्हारा जो देश है वो कोई हिटलर भी पैदा कर सकता है और तुम्हारे जैसा कोई देश सेवक भी पैदा कर सकता है। तो कहती है कि ठीक है, हमारे देश में यस यस ऐसा होता है। वह दूसरे के कमरे में चली गई, मदर टेरेसा को टटोला, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? बोली हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है, फिर प्यार क्यों न हो। अर्थात वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी ईश्वर के लिए काम करती हूँ, इसलिए हम लोगों में आपस में प्यार रहता। मैंने नस्तर को चुभाया, पर फ्रांस की हिटलर ने पल्लवित किया था, यह आप जैसे भूल सकते हैं। नस्तर तेज था, चुभन गहरी, मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर जल गया और मेरा भी। हम दोनों एक मदर टेरेसा के जुर्म से इतने गहरे डूब गए कि जैसे उससे उनमें उसकी लड़की की छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। अर्थात यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कह रहे हैं कि हम कुछ उनसे कहवाने की कोशिश किए, लेकिन वह इतनी तेज थी कि उन्होंने कोई भी अपनी बात हम तक पहुँचने नहीं दिया। मदर चली गई, मैं सोचता रहा, मनुष्य मनुष्य के बीच मनुष्यों ने कितनी दीवारें खड़ी कर दी है, ऊंची दीवारें, मजबूत दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, धर्म की सीमाएं। लेकिन जो महान सेवाव्रती होते हैं उनके लिए इन सीमाओं का कोई अभिप्राय नहीं होता। क्रिस्ट हेल्ड के पिता जर्मन में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। क्रिस्ट हेल्ड के बारे में बताते हैं कि उनके पिताजी जर्मन में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, लेकिन क्रिस्ट हेल्ड ने अभी जीवन में अपने 5 वर्षों का ही सेवा व्रत लिया है। रोगड़ी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले काले बाल मेरे पिता कैसे हैं? कहा कि वह स्मृतियों में खो गई। जैसे ही हमने उसके पिताजी के, उसके मानसिक पटल पर उसके मातृभूमि, उसके परिवार को लाना चाहा, वह किन्हीं न किन्हीं स्मृतियों में खो गई। रोगड़ी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे बाल मेरे पिताजी से हैं। कहा कि यह स्मृतियों में सी खो गई। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्ट हेल्ड हूँ, अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली सोई छली सी रही सी और मेरी आंखें भर गई। लड़की मेरे आंसुओं में डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पोंछ लिया
उसकी सदा हंसती आँखें नरम हो आईं, पर जरा भी नम नहीं। मैंने पूछा घर से चलने के लिए समय रोई थी? उसने कहा नहीं, मैं घर से चलने के समय नहीं रोई थी। अर्थात जब उसके परिवार के बारे में मैंने जानने की कोशिश की तो थोड़ी सी भावुक हुई, लेकिन भावनाओं में आकर के भी वो अपने कर्मपथ से कदापि विचलित न हुई। लड़की मेरे आंसुओं में डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से अपने रुमाल से अपने आँख के आंसू को पोंछ लिया और फिर अपने कर्म पथ पर उसी तरह से बढ़ गई। यहाँ प्यारे बच्चों आप देखेंगे, फटी आँख कुछ देर में उसे देखता रहा, तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किया, बोली धन्यवाद, थैंक यू, तांक्सू। ये अक्सर हिंदी और अंग्रेजी की भाषाओं और जर्मन की भाषाओं के शब्द हैं जो धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए दिए जाते हैं। इस प्रकार से इन गद्यांशों का प्यारे बच्चों जो हमने 2 गद्यांश आपको पढ़ाया, जिसमें सबसे पहले मदर टेरेसा के चरित्र को हम आपके बीच में ले आए, उसके बाद क्रिस्ट हाइल्ड का सेवा भाव का चरित्र आपके बीच में उपस्थित किया गया। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि ये दोनों ही चरित्र के जो नायक हैं, ये जो दोनों ही चरित्र अपनाने वाले सेवाव्रती हैं, उनके लिए कोई देश काल की सीमाएं नहीं और सेवा व्रत ही संसार का सर्वोपरि सेवा व्रत है। यह एक अद्भुत आनंद का स्रोत है। ऐसा उपस्थित करने का प्रयास कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने किया। हम परीक्षाओं में देखते हैं, आपकी परीक्षाओं में जब व्याख्या, किसी गद्यांश की व्याख्या या अनुवाद पूछा जाता है तो आप उसमें संदर्भ और प्रसंग लिखते हैं। तो देखिए, इसका संदर्भ आप इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियाँ हिंदी साहित्य जगत की रिपोर्ताज विधा। यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था ये रिपोर्ताज है, तो यह रिपोर्ताज विधा हो गई। और रिपोर्ताज विधा यहाँ पर उल्लेख कर दीजिएगा, रिपोर्ताज विधा में रॉबर्ट नर्सिंग होम से ली गई है। इसके लेखक स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी थे, राष्ट्र प्रेमी, सहज भाषा शैली के धनी, रिपोर्ताज के प्रतिभा संपन्न कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ये संदर्भ हो गया। ठीक इसी प्रकार से प्रसंग होगा कि किस प्रसंग के अंतर्गत इस विषय वस्तु को प्रस्तुत किया गया है। प्रसंग में इस बात का ध्यान देखना रहता है। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में रिपोर्ताज विश्व प्रसिद्ध समाज सेविका मदर टेरेसा के चरित्र, इसका बिल्कुल यही आपके पाठ का सब कुछ महत्वपूर्ण है। मदर टेरेसा के चरित्र और व्यक्तित्व पर निर्भर है। मनुष्य की मानवता को व्याख्यायित करते हुए मदर टेरेसा एवं उनके सहयोगियों का जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठकर सेवा कर्मी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। इस तरह से ये आपका प्रसंग हो जाता है। तो संदर्भ आप इस तरह से लिखेंगे और प्रसंग का विवरण आप इस तरह का देंगे। इसके बाद इस गद्यांश के कुछ काठिन्य निवारण यानी कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, आप इनको देख लेंगे और देख के समझ लेंगे, और मैं समझता हूँ इसको आप नोट कर लेंगे। आप इसको नोट करके अपने नोटबुक में तैयार कर लेंगे, जिससे आगे जब आप पढ़ें इनको तो ऐसे शब्दों का सहज अर्थ आपको प्राप्त हो जाए। अब जब काठिन्य निवारण की जानकारी हो गई, अब मर्म मस्तिष्क में हमें बना लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि पूरा का पूरा इस दोनों गद्यांश का सार क्या था। सार रूप में हम आपको बता देना चाहें बेटा कि इसका जो सार था, मुख्य रूप से जो मुख्य बिंदु थी, रॉबर्ट नर्सिंग होम में मदर टेरेसा का साक्षात्कार, अर्थात कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी रॉबर्ट नर्सिंग होम में मदर टेरेसा को देखते हैं, इनसे बात करते हैं, इनके सेवा धर्म को जानते हैं और पहचानते हैं, और वो देख करके जैसा अनुभव करते हैं उसी को इसमें उपस्थित किया गया है। दूसरा, सच्चे सेवाकर्मी का सजीव स्वरूप, इसका ये पूरा का पूरा यही स्वरूप देखने को मिलता है कि उस अस्पताल में, उस नर्सिंग होम में जो भी सेवाकर्मी थे, अर्थात 2 के बारे में हम परिचित हुए, क्रिस्ट हाइल्ड और मदर टेरेसा। मदर टेरेसा और क्रिस्ट हाइल्ड का सच्चा सेवाकर्मी का स्वरूप देखने को मिला। और ऐसे जो सच्चे सेवाकर्मी होते हैं, जिनकी परिकल्पना जीवन की होती है वसुधैव कुटुंबकम की, उनके लिए पूरा राष्ट्र, पूरा का पूरा विश्व उनका परिवार होता है। वह देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसे लोग देश, सेवा, काल से परे की विषय वस्तु होते हैं, उनको कोई सीमाएं नहीं बांध पाती हैं। और चिकित्सक का मानव सेवा में क्या भूमिका होना चाहिए, इसका एक सजीव स्वरूप इस पाठ में, इस रिपोर्टाज में हम सभी लोगों को देखने को मिला है, जिससे हम जान जाते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये कहा गया है कि डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है, तो कैसे होता है, वह यह लेख हमको बता देता है। चिकित्सक और रोगी का संबंध बड़ा ही आत्मीय संबंध होता है, और इन्हीं संबंधों का संबल लेकर के, आसरा लेकर के, सहारा लेकर के
ही रोगी स्वस्थ हो जाता है। ये चीज़ हम लोगों को इसमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से यह मुख्य रूप से यह बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर हम इस रिपोर्टाज की समीक्षा कर लेते हैं। अब इतना सब अध्ययन कर लेने के बाद प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर निश्चित रूप से आपने कितना सीखा, आपको कितने ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके लिए कुछ प्रश्न अभ्यास भी हम लोग देते हैं। जिसमें देखिए, सबसे पहले नर्सिंग होम अस्पताल का मानव जीवन में क्या आवश्यकता, हमारे जीवन में अस्पताल की क्या ज़रूरत है। तो ये लेख पढ़ने के बाद आप निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अस्पताल में रोगी की देखभाल कौन करता है, यह भी एक स्वाभाविक जिज्ञासा होनी चाहिए और इस जिज्ञासा का भी समाधान यही गद्यांश करा देगा। अगर ठीक से गद्यांश को हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर हमारे आ जाएगा। डॉक्टर नर्स का रोगी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि डॉक्टर और नर्स का रोगी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर रोगी के साथ कैसा व्यवहार हो इसका ज्ञान हमें करना है तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के इस रिपोर्टाज विधा को जब हम पढ़ेंगे तो इसका हमको पूरी तरह से ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों, हम एक पुनः स्थिति स्पष्ट करते हुए बता देना चाहते हैं कि रॉबर्ट नर्सिंग होम यह हिंदी गद्य साहित्य की रिपोर्टाज विधा के अंतर्गत की लेख है। इस लेख के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। रॉबर्ट नर्सिंग होम इंदौर शहर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में है और उसमें एक रोगी के साथ जाते हैं और अस्पताल के अंदर जो सेवा करने वाली मदर टेरेजा और क्रिस्टहेल नामक 2 सिस्टर हैं, नर्स हैं, उनके सेवा भाव को देख करके उनके मन में जो विचार आता है उसी को उन्होंने लिपिबद्ध करने की कोशिश की है, जो हम समस्त लोगों को ये ज्ञान करा देती है कि अस्पताल का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इस गद्यांश से संबंधित विषय वस्तु हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। निश्चित ही आशा करता हूँ कि आप इसको समझ जाएंगे ठीक से और पढ़ेंगे तो सदा सदा के लिए आपके स्मृति में यह स्थापित हो जाएगा। धन्यवाद।